दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सहभागिता यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या है, इसके प्रमुख अभिकरण कौन से हैं और राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता अथवा इसका महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सामान्य रूप में समझते हैं कि राजनीतिक सहभागिता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि राजनीतिक सहभागिता से मतलब नागरिकों द्वारा की जाने वाली उन सभी स्वैच्छिक गतिविधियों से है जिनका उद्देश्य सरकार की नीति फैसलों का राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करना होता है। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। तो राजनीतिक सहभागिता का मतलब ये होता है कि नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में किस तरह भागीदारी कर रहे हैं। और राजनीतिक सहभागिता दोस्तों ये विभिन्न माध्यमों से नागरिकों की राजनीति में सहभागिता होती है। इसमें मुख्य रूप से मतदान, चुनाव प्रचार, इसके अलावा चुनाव लड़ना, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला या स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान राजनीतिक सहभागिता की मात्रा से होती है। दोस्तों राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखती है। इसका अर्थ होता है कि जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी। सहभागिता का मतलब भागीदारी या भाग लेने की जो प्रक्रिया है वो होता है। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या जन सहभागिता के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने यानी रिकॉल या प्रत्याह्वान का अधिकार है। वहाँ की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। और ऐसे अधिकार जब जनता के पास हों तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने गए प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व मानी गई है। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज वास्तव में एक सहभागितापूर्ण समाज होता है। अन्य कोई शासन व्यवस्था हो तो उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता या जन सहभागिता उसका अनिवार्य तत्व है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों न हो, यथार्थ में जो राजनीतिक शक्ति है ये कुछ लोगों में केंद्रित रहती है। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जन साधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं, वहाँ पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता है जो निरंतर जारी रहता है। किसी भी व्यवस्था को सबल यानी मजबूत तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जन सहभागिता का अंश ज़्यादा हो। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है अथवा शासकीय वर्ग उसके सक्रिय भूमिका अदा करने के मार्ग में रोड़ा या बाधा डालते हैं, वहाँ व्यवस्था के शीघ्र ही विघटन की ओर अभिमुख होने की आशंका बन जाती है। तो राजनीतिक सहभागिता बहुत ही अनिवार्य है किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए। आइए देखते हैं राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है। दोस्तों राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और एक तरह से देखा जाए तो यद्यपि इस अवधारणा का जो प्रयोग है ये प्रारंभिक संदर्भ में रूसो और गणतंत्रवादी, जो लोग गणतंत्रवादी थे, रूसो और गणतंत्रवादियों के लेखों में मिलता है। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य आप जान लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को तेज करती है यानी त्वरित करती है। ये व्यवस्था को आधुनिक और उदार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है।
तो यहाँ पर देखिए सामान्य रूप से राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित किया गया है कि ये उन शैक्षिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिसमें नागरिक या जनता भाग लेते हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन नीतियों के निर्माण में ये सहभागिता या अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वे अंततः शासन में नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। मैकाग्लोस्की की परिभाषा है और उनका मानना है कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ही प्रवृत्ति नहीं है बल्कि न्यूनाधिक मात्रा में ये सभी व्यवस्थाओं में विद्यमान रहती है। वे ये भी मानते हैं कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी मात्रा का अधिक पाया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक सहभागिता विकासशील और अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है और ये मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप यानी काइंड्स क्या क्या हैं। दोस्तों, सिद्धांत रूप में राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप हैं, पहला विकासपरक और दूसरा लोकतांत्रिक। विगत 60-65 वर्षों में देखिए विगत 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को दर्शाता है और विश्व में 1940 और 1950 के दशक में चुनावी सहभागिता पर केंद्रित अब ये भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती है। देखिए, वोट देने और दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने से लेकर किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। ज्यों-ज्यों शासकीय गतिविधियों और उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी हुई है, राजनीतिक सहभागिता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को और मुखर किया है। विकसित समाज के हर सामाजिक पहलू से राजनीतिक सहभागिता का गहरा जुड़ा हुआ है और वास्तव में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का प्रारंभ इस बात में निहित है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों अविभाज्य हैं। पैरी एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। काश और मार्स ने लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में उपस्थित है और बारबा और नी विचारक हैं, वो कहते हैं कि जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहां लोकतंत्र का अंश कम होता है, जहां निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग में अधिक भागीदारी होती है वहां अधिक प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। प्रजातांत्रिक निर्णयन में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त है। इसके विचार का सूत्रपात पेरिक्लीज ने 431 से 430 ईसा पूर्व में अपने अंतिम भाषण में किया था। उसके अनुसार लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है। बेंजामिन बार्बर विचारक हैं, 1984 से 1995। इन्होंने सशक्त सहभागी लोकतंत्र की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने ये कहा कि सशक्त सहभागी लोकतंत्र कमज़ोर उदार लोकतंत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है। उन्होंने थिन डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स एज जू कीपिंग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा है कि ऐसे लोकतंत्र में व्यापक रूप में निजी भाव हावी रहता है। बेंजामिन ने एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रतिद्वंदी नागरिक समूह बिना किसी मध्यस्थ के सीधे स्वशासन में भाग ले, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सीधा संपर्क हो। इस संबंध में किसी मध्यस्थ या विशेष योग्य बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो शासन है उसका स्वरूप बदलता रहा है। सबसे पहले राजशाही थी। राजशाही से लोकशाही की परिवर्तन यात्रा नागरिकों की निरंतर बढ़ती आकांक्षा और अपेक्षाओं का परिणाम कही जा सकती है। लोकशाही यानी जब जनता का शासन हुआ, उसने जब सैद्धांतिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप ग्रहण किया, तब राजनीतिक सहभागिता भी आकार लेने लगी है। ये आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता यानी सिटीजन कॉन्शसनेस और पार्टिसिपेशन। तो नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं
जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना व्यापक होता है। यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकाई देशों में शिक्षा साक्षरता की न्यून दर नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता या कम सहभागिता को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जनसंख्या का घनत्व और विस्तारित रूप से फैलाव भी वे कारण है जिनसे नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा पर चर्चा नहीं कर पाते। और देखा गया है कि बड़े देशों में अल्प मात्रा में नागरिकों का अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद हो पाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक सहभागिता बहुत कम मात्रा में सक्रिय रह पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप क्या है? अभिजात्य यानी शासन के वो थोड़े से लोग जिनके पास राजनीतिक व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी होती है। तो राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय सहभागिता प्रथम और अनिवार्य शर्त है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये शर्त कहीं नहीं टिकती। राजनीतिक चिंतक जोसेफ शुम्पेटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। सामान्य नागरिकों की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित है। स्पष्ट रूप से ये प्रक्रिया नागरिकों को नेपथ्य में धकेल देती है और शासन सत्ता या विपक्ष में केवल चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं। यही नहीं, ये जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय और अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में केवल सतही कार्य कर पाते हैं। वास्तविक सक्रियता और सत्ता में भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात यानी एलीट वर्ग के हाथों में सिमट कर रह गई है। तो आप जान लीजिए कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र मुख्यतः राजनीतिज्ञों का शासन है, जिसमें साधारण नागरिकों की भूमिका बहुत सीमित होती है या अल्पकालिक होती है या रुक रुक कर अथवा आप देखिए ये मात्र काल्पनिक होती है जो सामान्य नागरिक होते हैं। रॉबर्ट डहल ने लोकतंत्र के इस अभिजात्य स्वरूप की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि ये एक ऐसी यंत्रबद्ध व्यवस्था यानी मशीनरी व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। विभिन्न हित समूहों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन स्थापित करने के लिए स्वतः ही अभिजात्य प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण समाज शासन पर नियंत्रण करने के लिए दो या कुछ अधिक समूहों में विभक्त होकर स्वनिर्मित अभिजात्य समूहों का अनुगामी हो जाता है। इस प्रकार ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जानिए कि नागरिकों की सहभागिता का स्तर बहुत न्यून होता है यानी कम होता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। अब आइए देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक सहभागिता। देखिए राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। व्यापक अर्थ में यहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र। दोस्तों ये सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूल रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है और लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के अनेक मापदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को ही राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। कहीं कहीं राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा पर भी विचार कर लिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता के अन्य तरीके भी स्वीकार किए जाते हैं, जैसे सामुदायिक गतिविधि। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे स्वच्छता, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामले को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है, या जब कोई नागरिक जलसे, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने या बहिष्कार की गतिविधि में हिस्सा लेता है, तो इस कार्रवाई को भी
राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता की मुख्य कसौटी क्या है? तो ये है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहाँ तक प्रभावित कर पाता है, तभी उसे हम नागरिक सहभागिता के अंतर्गत शामिल करेंगे। यानी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करना राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत अनिवार्य शर्त है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक सहभागिता में सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका उत्तर देता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकती है, जिसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख उप अभिकरण यानी जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं, किनके आधार पर राजनीतिक सहभागिता को हम जो है व्याख्यायित कर सकते हैं या इसके अभिकरण क्या क्या हैं। पहला तो है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। तो उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों का ऐसा समूह जो अपने किसी समान हित की पूर्ति के लिए किसी उद्देश्य से संगठित होते हैं, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोकमत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनवाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हों। ये प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावी है। विकासशील देशों में दबाव समूहों ने अनेक बार ऐसे अवैधानिक तौर तरीकों का भी सहारा लिया है जिससे सार्वजनिक जीवन की शुचिता नष्ट हुई है और सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। दूसरा अभिकरण आरंभक या इनिशिएटिव है, प्रस्ताव तैयार करना। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और ये प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। इसके साथ ही जन समर्थन से अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक सहभागिता का तीसरा अभिकरण प्रत्याह्वान या रिकॉल है, जिसको प्रतिनिधियों को वापस बुलाना कहा जाता है। तो देखिए, एक तो जब उसका कार्यकाल ख़त्म होता है तब बुलाया जाता है, और लेकिन ये प्रणाली जो है स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। भारत में अनेक नागरिक संगठन द्वारा पिछले अनेक वर्षों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की मांग की जा रही है, जिसमें मांग की शामिल की गई है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा न उतरता हो उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सक्षम स्तर तक पहुंचाएं। एक होता है जन सुनवाई। तो जन सुनवाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन सुनवाई क्या होती है इसको समझिए। जन सुनवाई जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग के विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करते हैं और ये विचार संबद्ध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। और हमारे देश में जन सुनवाई की व्यवस्था बहुत जो है अच्छी हो चुकी है, क्योंकि इससे गांव, शहर आदि सभी जगहों पर इसका समाधान, इससे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और ये राजनीतिक सक्रियता का या राजनीतिक सहभागिता का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण है। अब देखिए सलाहकार परिषदें। तो आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बनाती हैं, जिसे सलाहकार परिषद या आप देखिए सलाहकारी परिषद या परामर्शदात्री परिषद कहा जाता है। ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सहकार सलाहकार समिति और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भारत में भी इस तरह की सलाहकार समितियां बनाई गई हैं। परिप्रेक्षा या किसी प्रश्न पर निर्णय के लिए मतदान। तो राजनीतिक सहभागिता का एक रूप ये भी है कि इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कि किसी नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। जैसे अभी हाल में ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान कराकर निर्णय लिया गया था, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने सदस्य बने रहने से इनकार कर दिया था।
इसी तरह सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस भी महत्वपूर्ण है। इसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर खुले तौर पर तोड़ा जाता है या किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। तो हमारे देश में नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं। राजनीतिक प्रतिहिंसा तो विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप, जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाना, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना और इसकी कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र का सरासर उल्लंघन है। लेकिन ये भी देखा गया है कि सरकारें प्रायः ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती हैं या फिर झुक जाती हैं। तो ये हमने राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख जो अभिकरण हैं उनके बारे में जाना। अब आइए जानते हैं राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता या महत्व क्या है। तो जन सहभागी लोकतंत्र के बावजूद ये सच है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता बहुत मामूली अवसर इसका मिलता है, क्योंकि जन सामान्य जो है उतना सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेता है। मध्यम वर्ग अपने दैनिक प्रतिदिन की कमाई रोजी रोटी के चक्कर में राजनीति में उतना सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता है और इसका परिणाम ये होता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। मतदाता मतदान के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं और उन्हें कोई बहुत मतलब नहीं होता है कि कौन चुना जाता है, उनका प्रतिनिधि कौन होता है। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से विमुख होते हैं और आप देखिए कि जो कोई प्रतिनिधि है चुनाव के समय वो जनता के बीच रहता है, उनके पैर छूता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई पद मिलता है तो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाता है अगले 5 साल के लिए, जब तक कोई अगला चुनाव नहीं आता है। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार इस तरह से फैला हुआ है कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलें तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। इससे शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए राजनीतिक सहभागिता न तो केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त है बल्कि ये उत्तम जीवन का भी आवश्यक अंग है। राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता या महत्व लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में सहायक होती है। नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आज के युग में बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के बड़े बड़े राज्यों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 2 तरीके सबसे अच्छे माने जाते हैं। पहला ये कि शासक और प्रशासन का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए और बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों के हाथ में सौंप दिया जाए। तो भारत में इसके लिए पंचायती राज का विस्तार किया गया है। दूसरा तरीका है कि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिप्रेक्ष्य यानी किसी विषय या प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में क्या दृष्टिकोण है? तो राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, उन्हें बढ़ावा देती है और लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले ये हिसाब लगाते हैं कि इसमें उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा और कितने वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ होंगे। दूसरा ये है कि सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को भी बढ़ाती है और राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता बढ़ाती है। राजनीतिक सहभागिता मूलक लोकतंत्र के समर्थक केवल वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हैं, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत नहीं करते। देखा जाए तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र के लिए आवश्यक साधन उदार लोकतंत्र की व्यवस्था और प्रक्रिया में पहले से ही विद्यमान है। सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है, सिद्धांत की नहीं। राजनीतिक सहभागिता की सक्रियता के पक्षधर जो हैं वो आप जान लीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना ही उपयुक्त होगा, उसके बाद ये हानिकारक हो सकता है। सार्वजनिक निर्णय जो लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उसके अच्छे, कल्याणकारी और हितकर परिणाम आने में समय लगता है। इसके अंतर्गत जन कल्याण के उद्देश्य से कुछ पक्षों पर बोझ डालने की ज़रूरत हो सकती है। आम लोगों में इतना धैर्य और इतनी सूझबूझ नहीं होती कि वे सभी स्थितियों का सही मूल्यांकन कर सकें। यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा
तो वे अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले जाएंगे और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अनुशासन या नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है, और जब लोग जोश में आकर बाहर निकल पड़ते हैं तो उन्हें ये समझाना कठिन होता है कि उन्हें कहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसका परिणाम होता है आए दिन के जलसे जुलूस, नारेबाजी, रैलियां, प्रदर्शन, हड़ताल, धरने और घेराव, बिजली, पानी और बसों को बंद करने की धमकियां। इसके अलावा रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं, ये सभी राजनीतिक सहभागिता के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इन हालातों में यदि कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता हो या भीड़ को जिस दिशा में चाहे ले जा सकता हो, वो अपनी अनुचित मांगों को भी मनवा लेगा, और जो शांत संयत तरीकों से अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। तो दोस्तों, आइए राजनीतिक सहभागिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। राजनीतिक सहभागिता का मतलब राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में नागरिकों की भागीदारी, चुनाव, मतदान, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना, और इसके अलावा दबाव समूह, अपनी बातें मनवाना या सरकार की नीतियों का समर्थन और विश्वास करना, ये सभी राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अवयव हैं। राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप हैं, विकासपरक और लोकतांत्रिक। और राजनीतिक सहभागिता के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। सामुदायिक, आप देखिए, सामुदायिक गतिविधि, सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया। और राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण दबाव समूह, आरंभक, प्रत्याह्वान, जनसुनवाई, सलाहकार परिषदें, परिप्रेक्षा, सविनय अवज्ञा और राजनीतिक प्रतिहिंसा हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीतिक सहभागिता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के प्रमुख आयामों पर विस्तार से पढ़ा। ये वीडियो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषय से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के स्नातक, परास्नातक स्तर के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।